एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड डेंटल मटेरियल्स, इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है। अगर हमें एमआरआई करनी पड़ जाए ऐसे पर्सन में जिसने डेंटल ट्रीटमेंट, डेंटल रेस्टोरेशन कराई हुई है, कोई फिलिंग्स कराई हुई है, क्राउन कराया हुई है या ब्रेसेस कराए हुए हैं, तो अगर ऐसे पेशेंट में हमें एमआरआई करना पड़ जाए तो उसका क्या इंटरेक्शन होगा। अच्छा जी, फर्स्ट ये कि एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें जो की वर्ड है वो मैग्नेट है। अब मैग्नेट क्या है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट है वो यूज़ होता है आपके बॉडी पे, ताकि उससे आपके बॉडी को स्कैन करके एक इमेज जनरेट की जाए, जिसको हम बोलते हैं एमआरआई रिपोर्ट या एमआरआई स्कैन। उस स्कैन को डेंटिस्ट यानी कि आपका जो डॉक्टर है या डेंटिस्ट है वो उसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, किसी डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए। आपके जो मटेरियल्स हैं डेंटल मटेरियल, अब एमआरआई जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करता है वो आपके डेंटल मटेरियल के साथ एक्ट करता है। जब एमआरआई आपके डेंटल मटेरियल के साथ एक्ट करता है तो उससे 3 तरह के साइड इफ़ेक्ट जनरेट हो सकते हैं। फर्स्ट जो है वो ये है कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका मटेरियल पुल आउट हो सकता है, वहाँ से अपनी जगह से हट सकता है, तो जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मूवमेंट, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल फोर्स जनरेट हो सकती है। क्योंकि मॉडर्न जो फिलिंग मटेरियल्स हैं वो बहुत अच्छे वे में फिक्स किए जाते हैं, क्राउन बहुत अच्छा टूथ के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं अगर आपका मटेरियल अपनी जगह पे प्रॉपरली फिटेड है तो वो बहुत कम चांसेस हैं कि वो मिसप्लेस या डिसप्लेस होगा। तो जो सेकंड साइड इफ़ेक्ट आ जाता है वो ये है कि अगर आपका जो है इंटरेक्शन की वजह से हीट जनरेट हो सकती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और आपके जो टूथ फिलिंग मटेरियल्स हैं उसमें इंटरेक्शन की वजह से हीट जनरेट हो सकती है। क्योंकि पिछले 20-25 सालों में फिलिंग मटेरियल में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि वो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं, तो इसलिए इसके चांसेस कि सिग्निफिकेंट हीट जनरेट हो जिसकी वजह से बर्न हो, तो वो चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी लिटिल बिट चांसेस फिर भी रहते हैं। अब जो थर्ड कंसर्न आता है, जो साइड इफेक्ट आता है एमआरआई करते हुए, वो ये है कि एमआरआई जब आपके सॉफ्ट टिश्यू को टारगेट करता है तो उसमें अगर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट आ जाए या ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जब जिसके साथ एमआरआई इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट कर सकता है उसको अपनी तरफ, उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है एक इमेज की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट, या उसमें ब्लैक क्या कहते हैं डार्क होल्स आ जाते हैं आपकी इमेज में, तो जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, आपको डायग्नोसिस में डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब ये कि जो डेंटल मटेरियल्स हैं जब हम एमआरआई के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम उनको एमआरआई के इंटरेक्शन की बुनियाद पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो ये है कि नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। अब नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में क्या आ जाते हैं, जिसमें आपके पास फिलिंग मटेरियल में से टूथ कलर फिलिंग मटेरियल है, जिसमें कंपोजिट आ जाता है, जीएससी आ जाता है, आपके पोर्सलिन आ जाती है, जर्कोनियम आ जाता है, और ऐसे मटेरियल जो रूट कनाल में भी यूज़ होते हैं जैसे गटा पर्चा है। अब ये जो मटेरियल है इसके साथ एमआरआई का इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सेफली यूज़ हो सकते हैं, कोई आपको सेफ्टी कंसर्न नहीं होगा और इमेज क्वालिटी का भी कोई डिस्टर्बेंस का कोई इश्यूज़ नहीं होगा। अब जो सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल है वो है प्रीशियस मेटल अलॉय, यानी कि ये मेटल के बने हुए हैं लेकिन प्रीशियस मेटल है, जिसमें आपके पास गोल्ड है और आपके पास टाइटेनियम है, और थर्ड जो है आपके पास सिल्वर है, सिल्वर अमलगम है। ठीक, ये जो मटेरियल्स हैं ये बहुत वीक फेरोमैग्नेटिक है, यानी कि इसके साथ मैग्नेट का इफेक्ट बहुत वीक है, तो जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट आपको सेफ्टी या फिर इमेज क्वालिटी के डिस्टर्बेंस के चांसेस बहुत कम है। अगर आपने ये मटेरियल्स आपके ओरल कैविटी में है तो रेडियोलॉजिस्ट आपकी क्या कहते हैं स्कैन करने की टेक्निक थोड़ा चेंज कर सकता है, आपकी डोज एडजस्ट कर सकता है, ताकि इसकी वजह से जो आर्टिफैक्ट जनरेट होता है वो बहुत कम से कम हो या ना हो। अब आ जाता है थर्ड कैटेगरी का मटेरियल, जिसमें आ जाता है नॉन प्रीशियस मेटल अलॉय, जिसमें आपके पास स्टेनलेस स्टील है, निकल क्रोमियम है। अब ये मटेरियल कहाँ यूज़ हो सकते हैं? सिंपल मेटल के क्राउन बनाने में यूज़ हो सकते हैं, आपके क्या कहते हैं डेंचर में यूज़ हो सकते हैं, आपके ऑर्थोडोंटिक रिटेनर में यूज़ हो सकते हैं, आपकी जो ब्रेसेस की वायर्स हैं वो हो सकती हैं। अब आपके जो मेटल के ब्रेसेस हैं वो हो सकते हैं, ऑर्थोडोंटिक के अप्लायंस यानी कि बैंड हो सकते हैं,
या कोई ऑर्थोडोंटिक रिटेनर हो सकता है। ये जो इफेक्ट, ये जो अप्लायंस है, ये तो थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं फेरोमैग्नेटिक है। इस वजह से इमेज क्या कहते हैं सेफ्टी का कंसर्न भी लिटिल बिट इनके साथ है, क्योंकि ये अगर रिमूवेबल अप्लायंस है तो ये अपनी जगह से मिसप्लेस हो सकते हैं, और इमेज क्वालिटी का भी इसके साथ डिस्टर्बेंस के चांसेस हैं कि आपकी जो एमआरआई की रिपोर्ट बनेगी तो उसकी रिपोर्ट जो है वो फॉल्टी हो सकती है, उसमें आर्टिफैक्ट आ सकते हैं, ब्लैक होल आ सकते हैं, जिसकी वजह से डायग्नोसिस में डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर डायग्नोसिस में डिफ़िकल्टी होगी, अल्टीमेटली ट्रीटमेंट भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इनके लिए क्या रिकमेंडेशन, इनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि अगर रिमूवेबल अप्लायंस है तो डेंटिस्ट आपका रेडियोलॉजिस्ट कहेगा जी आप इसको अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, ये या तो खुद रिमूव कर लें या अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, अगर फिक्स है तो उससे रिमूव करा लें, क्योंकि रिमूवेबल तो पेशेंट खुद रिमूव कर लेगा, अगर फिक्स है तो अपने डेंटिस्ट के पास जाके वो रिमूव करवा लें। उसके बाद आपका जो रेडियोलॉजिस्ट है फिर स्कैन करेगा। हाँ, अगर आपका जो स्कैन का रीजन है जैसे आपके फुट है, लेग है, नी जॉइंट है, जहाँ पे वो डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं आते, हालांकि बहुत फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हैं जैसे स्टेनलेस स्टील के ब्रेसेस लगे हुए हैं, लेकिन स्कैन लेग के एरिया का होगा, यानी कि आपके फुट का हो रहा है, नी का हो रहा है, तो वो आपके स्कैन से दूर है, तो उसमें क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपके स्कैन ओरल कैविटी का हो रहा है या ब्रेन का हो रहा है, नेक का हो रहा है, तो उससे आपके स्किन की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी, तो आप रिमूवेबल को अप्लायंसेस को रिमूव कर लेंगे। अगर फिक्स है तो अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो उसको रिमूव कर देगा या उसको रिप्लेस कर देगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने डेंटिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं या अपने रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके अपना स्कैन का प्लान कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।